बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं अपना टाइम बेच रहे हैं, टाइम खत्म, पैसा खत्म, और इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना, तो आप अपना बिजनेस करना, नौकरी नहीं करना। क्या सच में फर्क होता है कि एक जॉब वाले का माइंडसेट सिर्फ जॉब वाले की तरह ही चलता है और एक बिजनेस वाले का माइंडसेट बिजनेस की तरह चलता है? जॉब वाला एंटरप्रेन्योरशिप में आया है तो उसका माइंडसेट जॉब वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं जॉब हर्ट कर रही है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में। बिजनेस कोचिंग क्या है, कैसे हेल्प करती है, या हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस शुरू करना है तो बेसिक इतना तो ध्यान रखो ताकि आप पैसे का लॉस करके मत सीखो। बंदा सोचता है बिजनेस में 50 लाख लगाऊं, 1 करोड़ लगाऊं, या 5 लाख या 10 लाख लगाऊं, लेकिन जहाँ मेंटरशिप का सवाल आता है तो कहता मैं यार किताबें पढ़ लूंगा ना, यूट्यूब वीडियो देख लूंगा, मुझे मेंटरशिप। अगर मैं इस ईरा की बात करूं, जो आप तो खुद इंस्टाग्राम पे इतने फेमस है, लेकिन आजकल ना बड़े कुछ वर्ड्स बड़े फेमस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। आप लोग करते हो मैनिफेस्टेशन वाला? ये आप पढ़ के बताएंगे जरा क्या लिखा है? 2029 गोल्स, तजुर्बा, वेल्विशन करो। क्योंकि अभी आपने बोला कि फेलियर ना आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। भी आप उस टाइम पे किस माइंडसेट पे थे जब आपने डिसीजन लिए, आपका ऐसा क्या हुआ? अब आप फ्लैशबैक लेते होंगे, अब आपके पास बेटर ऑब्जर्विंग पावर है, तब मैंने क्या गलती की होगी, वो उस गलती से हम क्या सीख सकते हैं कि हम लोग वो गलती ना। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज हमारे नए एपिसोड आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ के। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जीरो से हीरो, फिर जीरो, फिर हीरो, ऐसी कहानी बिल्डअप की है और इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आपको भी आज बहुत मदद मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं तजुर्बा के फाउंडर, मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जो 1995 के अंदर आईपीओ लेके आए, जो 300 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुआ। उसके बाद उनकी स्टोरी में क्या हलचल हुई, वो आज सब कुछ आप जानने वाले हैं उन्हीं के मुंह से, मिस्टर सुरेश जी के मुंह से। थैंक यू। कैसे सुरेश सर आप? बहुत ज़्यादा बढ़िया, सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। ये वाला डायलॉग बहुत बढ़िया था, उधार ले लूंगा सर आपसे मैं। ले लो, जिंदगी सुखी हो जाएगी, बीवी भी खुश और सामने जो मिलेगा वो भी खुश, सबके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, जैसे अभी आपके आई। पॉजिटिविटी आ जाती है एकदम से जो बहुत करते हैं। ज्यादा सर, पॉजिटिविटी तो आपके वीडियोस देख के बहुत आती है। और मैं मेरी ऑडियंस के लिए भी मैं जानना चाहूंगा, इतने पॉजिटिव रहते हो, जो हमें वीडियो में मैं दिखता था शायद आप मेकअप वेकअप करके आते हो, लेकिन मैं जब से मिला हूँ, वैसा आपका जो ऑरा है ना बहुत मैग्नेटिक है। तो ये मैग्नेटिक कैसे है? और इस एज में इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप बहुत टाइम से आप मतलब 1995 के अंदर आपने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, और अब कितना सब्सक्राइब हुआ था वो तो एक हिस्ट्री है अपने आप में, उस पर भी मैं आना चाहूँगा। लेकिन आज भी आप उसी शिद्दत से, शायद उससे ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हो। क्या है एनर्जी का राज? भाई बहुत प्रैक्टिस लगी है। बहुत प्रैक्टिस लगी है। शुरू में तो नकली था, ओके। ये हंसी भी नकली थी, पॉजिटिविटी भी नकली थी, एनर्जी भी नकली थी। उसकी वजह बताऊंगा क्यों, लेकिन प्रैक्टिस करते करते असली हो गई। हुआ क्या था कि 95 की सक्सेस के बाद थोड़ी खोपड़ी खराब हो गई, राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला, तो घमंड आ गया बड़ा भारी। फिर मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो फिर वो जब ऐसा घमंड आता है तो डिसीजन गलत होते हैं। डिसीजन गलत हुए तो 2001 में हम लुट गए। फिर हमारा बंगला, गाड़ी, कंपनी सब बिक गई, फैक्ट्री, सब कुछ। तो उस टाइम जो चोट लगी ना, वो लगी ऐसी कि जैसे 10वें माले से गिरा हुआ, सारी हड्डियां वड्डियां टूट गई। हर घमंड, हर चीज, लोगों के तानों ने, थप्पड़ों ने, चाटों ने, घूसों ने, मुक्कों ने, पुलिस केसेस ने, हर चीज ने तोड़ने की कोशिश की कि जाओ भैया, मर ही जाओ, तुम तो खत्म हो जाओ। तो वहां से जो वैल्यू आई ना, कि यार अच्छे टाइम की हम वैल्यू नहीं करते थे। कितना बढ़िया कमाते थे, इतनी बढ़िया जिंदगी थी, मतलब 50 मुल्कों में ट्रैवल, वो भी फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास से नीचे नहीं, 5 स्टार 7 स्टार से कम रहना और खाना नहीं। और हम 4 जनों के लिए कोई 6 बेडरूम का बड़ा सा बंगला, पॉश लोकेलिटी रजौरी गार्डन में, बहुत शानदार फैक्ट्री, और उम्र 38 साल। और बहुत जीरो से बने थे, सनशाइन इंडस्ट्री में थे तो जल्दी बन गए। जल्दी माना उस टाइम के हिसाब से भाई, 80 में शुरू किया था और 95 15 साल में आईपीओ आ गया, तो मतलब 86 87 के आसपास करोड़ों बनने शुरू हो गए थे। जब वहां से गिरे और समझ में आई वैल्यू कि यार जो भी मिलता है ना उसको शुक्रिया करो, ग्रेटफुल रहो। तो फिर से जब अपने आप को इकट्ठा करके शुरू किया तो थोड़ा सा फेक करना पड़ा। अब दुनिया के सामने रोता हुआ मुंह लेके जाओ तो वैसे ही कुछ नहीं बनेगा, ना कोई ग्राहक मिलेगा,
ना कहीं काम बनेगा, तो इसीलिए नकली हंसी, नकली बॉडी लैंग्वेज, नकली खुशी लेके अंदर से मन रोता था और हम ऐसे करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट का बेटर वर्जन है फेक इट टिल यू बिकम वन। हम बन ही गए थे। अब ना स्माइल लें ना पॉजिटिविटी रखें तो बुरा लगता है। अभी तक सुना था मैंने कि फेक इट टिल मेक इट, हाँ, उसका सही एग्जांपल मतलब मैंने फेक रियल इट टिल लाइफ यू में बिकम वन। टिल बिकम वन, आप वही हो जाओ जो फेक वही कर रहे हो। उसका मजा ही कुछ और है। और आज मैंने रियल लाइफ में देख भी लिया कितना फायदा मिलता है। तो खैर सर, मैं मतलब एक बात बताऊं, एक तो जितना ऑनेस्टली आपने अपने बारे में बता दिया, एक तो इतना आसान नहीं होता बताना, जितना आपने ऑनेस्टली बता लिया तो लग रहा है कि हाँ आपने इसको जी लिया है। और दूसरा, आपका चेहरा रोता हो तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। हंसता हुआ इमेजिन कर सकता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपके चेहरे पे वो शायद दुख जचेगा ही नहीं, तो भगवान ने बना के भेजा ही नहीं शायद इसलिए आपको इस तरह का। बहुत बढ़िया सर, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, बहुत कुछ आप बिजनेस कोच हैं, सारी इंडस्ट्री जानती है इस बारे में, और आप फाउंडर भी हैं तजुर्बा के। तजुर्बा को लेके मेरे 2-3 सवाल भी हैं, तो मैं उसी जर्नी में आगे चलूँगा। तजुर्बा नाम कैसे आया, ये कहाँ से फिर? तजुर्बा इतना हो गया कि यहाँ से तजुर्बा निकल रहा है, यहाँ तजुर्बा निकल रहा है, यहाँ तजुर्बा निकल रहा है। इतनी मार खाई भाई, इतनी मार खाई। कहते हैं ना कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। मतलब जो कामयाबी आती है, अगर हिंदी में बोलूं कि कामयाबी आती है तजुर्बे से, और तजुर्बा आता है बुरे एक्सपीरियंसेस से, बुरे तजुर्बे से। तो जब इतना कुछ तजुर्बा हुआ दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका, जो हालात से आप गुजरते हो, तो पूरा तजुर्बा आपको मिलता है। फेलियर जो सिखाता है, सक्सेस तो हम पार्टी करके भूल जाते हैं कि पार्टी कर लो, खा पी लो, पार्टियां कर लो, हो गया जी सक्सेस। लेकिन फेलियर जो सिखाता है आपको, वही तजुर्बा है। तो मैं तजुर्बा का नाम सर्च किया तो डोमेन भी मिल गया तजुर्बा.com, कॉपीराइट भी मिल गया, ट्रेडमार्क भी मिल गया, और ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया, और सूट भी करता है उम्र के साथ। बहुत सूट लोग करता है। जुड़ते हैं कि ये आदमी जो बात कर रहा है 67 की उम्र में, वाकई तजुर्बे से कर रहा है, जो आ रहा है दिल से आ रहा है, या किताबी बात एक भी नहीं है। आप तो वो पुरानी जो गांव की कहावतें नहीं होती कि घर में अगर बुजुर्ग है तो सब ठीक है, तो वो हाँ, वाला आपका है सिस्टम। एक जावेद साहब की 2 लाइनें बताता हूँ। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। आ हा हा, क्या बात है। इसे बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हर लर्निंग। चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और अब तो ऐसा भाई बिलीव हो गया है कि जो हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है। इतना सॉलिड बिलीव है ये कि यहाँ पे छपा हुआ है कि कुछ भी बड़े से बड़ी मुसीबत आती हुई लगता है इसके बाद कुछ बढ़िया होने वाला है। इसलिए कुछ ऊपर वाले ने ये वाली चीज करी है, तो कुछ नया सिखा रहा है या कुछ हो रहा है। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट कि अब ये मुसीबत आई है, तो ये इसके बाद कुछ बढ़िया क्या आने वाला है, उसका वेलकम की तैयारी कर रहा पता नहीं सर, अभी ना बैक स्टेज भी जब आपसे बात हो रही थी और अभी अभी भी जब आपसे बात हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कामयाबी ले ली और एक अचीवमेंट ले लिया, और वहां पर आप किसी भी वजह से आप उसको सस्टेन नहीं रख पाए और फिर आप फेलियर होते हो। और अगर दो ही तरीके हैं, या तो फेलियर हो के क्योंकि आपने कामयाबी का टेस्ट ले लिया है, या तो एक तरीका होता है सुसाइड कर लेता है आदमी, चला जाता है, इधर उधर हो जाता है। दूसरा डिप्रेशन में। होता है डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा होता है कि जब वो बाहर आता है, जब वापस आता है, तो फिर वो थकता नहीं है। अभी आपने अमिताभ बच्चन जी का भी नाम लिया था। मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को भी वो पूरी स्टोरी अपने स्टाइल से बताइए, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस वे से सोचना, और क्या तरीका है वो देखिए, सोचने का। जो लोग ना जीरो से सक्सेसफुल हो जाते हैं, या अमीर घर में पैदा होते हैं, सब कुछ प्लेटर में मिल गया, या शुरू के स्ट्रगल को वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार हर कोई आदमी जवानी में 5-7 साल स्ट्रगल करता है, 10 साल, उसके बाद कामयाब हो जाता है। लेकिन वहां पे कंप्लेसेंसी आती है। बंदा ये सोचने लग जाता है कि यार मैं तो कुछ गलत कर नहीं सकता, घमंड आता है। या दूसरी तरफ ये आने लग जाता है कि इतना कुछ कर लिया, क्यों भाग रहा हूं। फिर ऐसी ऐसी कहावतें बोलने लग जाता है, सिकंदर क्या लेके आया था, खाली हाथ गया। औरंगजेब का पूरा इंडिया था, आज एक भी प्रॉपर्टी कोई भी रिश्तेदार उसका नहीं है। इतनी प्रॉपर्टियां बना के क्या करूंगा, वेल्थ बना के क्या करूंगा। फिर वो क्या है कि जो कुछ है उसको ठुकराने लगता है, ग्राहकों को ठुकराने लगता है, अच्छे काम को ठुकराने लगता है। तो दोनों ही हालत में या घमंड आया या कंप्लेसेंसी आई, डाउनफॉल आना ही आना है। अब वो जब डाउनफॉल आता है, और उसके बाद तो 99% उठ ही नहीं पाते, हम्म। क्योंकि 10वें माले से गिर के जो हड्डियां टूटती हैं, तो जिंदा बचेगा तो साला उठेगा, बच भी गया तो जिंदा लाश होता है, चलता है ऐसे ही डिप्रेशन में, या सुसाइड करता है, या पड़ा रहता है। तो वहां से जब आदमी उठता है उसको बड़ी कद्र होती है यार।
कि एक एक सक्सेस छोटी से छोटी वो सेलिब्रेट करता है। यार ये मिला, थैंक यू गॉड, ग्रेटफुल, थैंक यू। जैसे अमिताभ बच्चन आपने देखा कि कितने क्या अभी तक भी वही वर्क एथिक है, वही प्रोफेशनलिज्म है, वही मेहनत है, आखिरी सांस तक वो ऐसी काम करेगा। वही हमारा हाल है, क्योंकि वहां से गिर के जब अब सेकेंड इनिंग में चल रहे हैं, तो सेकेंड इनिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट इनिंग, क्योंकि अब नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू स्टार्टिंग फ्रॉम तजुर्बा, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम विजडम। Exactly. तो वो जब समझ में आ जाती है ना, अभी जो लोग ये सोच रहे हैं भाई यार स्पिरिचुअलिटी में जाऊं, बहुत कमा लिया, क्यों भाग रहा हूँ पैसे के पीछे, मैं तो बंदा नहीं रह गया, मेरे तो टाइम नहीं है अपने लिए। टाइम निकाल, बैलेंस करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम हम लोग नहीं निकालते फैमिली के लिए। आज संडे रात को बॉन फायर करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, भी बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, खाना वाना खाएंगे, बढ़िया। तो जो जिसका टाइम है वो टाइम वैसे चलता है। वेकेशन लेते हैं, हर महीने हम कहीं ना कहीं वीकेंड निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागते हुए छोड़ दोगे। हेल्थ भी है, मेरे पास पर्सनल ट्रेनर है, काफ़ी उसके साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली, तो बढ़िया एनर्जी भी बनी रहती है। थोड़ा बहुत वेट का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए भी एक कंसल्टेंट हायर किया है कि इसको भी ठीक कर ले लगे हाथों। तो अगले 3 4 6 महीने सेकेंड इनिंग को आप में मतलब एंजॉय कर रहे हो पूरा पूरा। एंजॉय कर। पूरा, पहले तो एंजॉय जो करते थे वो एक खाली वो एंजॉय था कि पैसे का एंजॉयमेंट, कि बड़े होटलों में खा लिया एंजॉयमेंट, बड़े मुल्कों में ट्रैवल कर लिया एंजॉयमेंट। अब दिल से एंजॉय करते हैं, हर रिलेशनशिप, हर दोस्ती, सब कुछ। मतलब इसका अगेन वही निकल के आ जाएगा कि फेल फास्ट, ताकि हाँ, तजुर्बा हो जाए आपको। होना नहीं चाहिए, पहले से अकल आ जाए कि भाई जो दिया है भगवान ने उसको संभाल लो, अपना कर्म करते रहो और एंजॉय दैट वेल्थ, और उसको बढ़ाते ही रहो। ये सोच आनी नहीं चाहिए। उसके बाद फेलियर इज नॉट इजी टू हैंडल यार, खैर मैं ना इसको चाहिए। अभी ना क्वेश्चन पूछना है सर, जो इसमें लिखा नहीं हुआ, जो कि मुझे मेरी लाइफ से कनेक्टेड है वो। मेरे फादर साहब सर जॉब में रहे हैं, मेरे ब्रदर भी जॉब में रहे, मैं खुद भी एक एक्स बैंक कर रहा हूँ, और आप बिजनेस कोच हैं। तो मैं तो आपसे एज अ ऑब्जर्वर पूछना चाहता हूँ, क्या सच में फर्क होता है कि एक जॉब वाले का माइंडसेट सिर्फ जॉब वाले की तरह ही चलता है, और एक बिजनेस वाले का माइंडसेट बिजनेस की तरह चलता है, या कितना मुश्किल है इन दोनों को अलग अलग तरह से ट्रेन करना? मतलब क्या आपका इनपुट है? मुश्किल तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हमें अगर जॉब वाला एंटरप्रेन्योरशिप में आया है, तो उसका माइंडसेट जॉब वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं जॉब हर्ट कर रही है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। तो वहीं से बदलाव तो शुरू हो जाता है। देन यू स्टार्ट टू लर्न कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस की निटिग्रिटीज क्या है। पर अगर जो जॉब में ही है तो जॉब में खुश है वो, उसका जॉब वाला ही माइंडसेट है। जो बिजनेस है वो जॉब सोच ही नहीं सकता, वो तो किसी के लिए काम नहीं कर सकता। आप ही की रील वायरल है सर, हाँ, पानी की बोतल बेच लेना, पान की मतलब दुकान खोल पान की लेना, दुकान खोल लेना, नौकरी। नौकरी मत करना। तो हमने भी वो सुनी हुई है सर, इसलिए इस चक्कर में हमें भी लगा कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, तो वो सुन के छोड़ी तुमने? वो सुन के तो नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह की इंस्पिरेशन जरूर मिलती है। ये जॉब तो छोड़ने का बहुत पहले मन बना लिया था कि हाँ छोड़ना ही छोड़ना है। तो जब छोड़ा था तो ये क्लैरिटी थी कि छोड़ना है, लेकिन छोड़ने के बाद क्लैरिटी नहीं हुई कि छोड़ के सही किया, क्योंकि बहुत जो इनिशियल ईयर्स थे ना वो बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत सारे गलत डिसीजंस हुए। ये बिजनेस भी नहीं करना चाहिए था, ये भी नहीं करना, इस तरह के डिसीजन। तो एज अ बिजनेस कोच आप क्या देखते हो भी, क्या कैसे, मतलब एक लेमैन कैसे समझे भी क्या करना चाहिए? मैं पहले मैं जरा वो जिन्होंने ये रील नहीं देख रखी है, ये देख रहे हैं, तो मैं सुना दूं वो क्या थी। हाँ? प्लीज सर। बेटा, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं, अपना टाइम बेच रहे हैं, टाइम खत्म, पैसा खत्म, और इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो। तो आप अपना बिजनेस करना, क्योंकि आपकी इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ, चाहे पान की दुकान खोल लेना, मतलब पान, प्रिंस पान भंडार भी आज 100 करोड़ की कंपनी है, तो नौकरी नहीं करना। क्या बात है सर, ये तो मुझे लगता है कैसा वो डायलॉग होगा कि अलग अलग स्टेज पे जाते हो हमेशा पूछा जाता होगा, सर वो डायलॉग पता ना सुनाना एक बार। हाँ, तो आपका अब सवाल जरा रिपीट करेंगे क्या था? जैसे सवाल बहुत सिंपल है, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, अब हमें नहीं पता लगता कि हमारे लिए बिजनेस कौन सा सही है, या क्या कैसे शुरुआत करें बिजनेस की। तो उसको कैसे, ऑब्वियसली बिजनेस कोचिंग आप देते हैं, और एमबीए स्कूल क्या सिखाता है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। मैं आईएम्स को छोड़ दूं तो बाकी एमबीए स्कूल्स में क्या होता है सबको मालूम है। बिजनेस कोचिंग क्या है, कैसे हेल्प करती है, या हमें क्या ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस शुरू करना है तो बेसिक इतना तो ध्यान रखो ताकि आप पैसे का लॉस करके मत सीखो। तो पहला तो एक मेंटर बना लो। बंदा सोचता है बिजनेस में 50 लाख लगाऊं, 1 करोड़ लगाऊं, या 5 लाख या 10 लाख लगाऊं।
लेकिन जहाँ मेंटरशिप का सवाल आता है तो कहता मैं यार किताबें पढ़ लूंगा ना, यूट्यूब वीडियो देख लूंगा, मुझे मेंटर की जरूरत नहीं। पहली गलती वहाँ। दूसरी गलती, जिस सब्जेक्ट में जा रहे हो उसे मास्टरी तो करो। 10,000 घंटे लगते हैं। एक बुक है आउटलायर्स, मेलकॉम ग्लैडवेल की बुक है। वो कहते हैं आप 10,000 घंटे में एक्सपर्ट बनते हो अपने धंधे, और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो कामयाब कैसे होगे, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। तो एक्सपर्टीज तो चाहिए ना। 10,000 घंटे आपको लगता है रफली 4 साल, 10-12 घंटे के काम के। उसके बाद एक टिपिंग पॉइंट आता है, वो भी उसी की बुक है, नेक्स्ट वन, जहां आपको जे करो या हॉकी करो मिलता है। तो ये तो जर्नी तो जीनी पड़ेगी। अब वो जो 10,000 घंटे हैं ना, उस पर लोग गलती क्या करते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट करके उस 10,000 घंटे में सब गवा देते हैं। तो आर्ट वही है कि उस 10,000 घंटे में बगैर गवाए कैसे सीख लो। तो उसका तरीका पहला कि जो धंधा करना वहां नौकरी कर लो, दूसरे खर्चे भी सीखो, पैसे भी देगा सिखाने के। रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट में नौकरी करो जाके, चाहे छोटी से छोटी नौकरी कर रहे हैं, ऑर्डर लेना पड़े, वेटर बनना पड़े, बनो साले जाके, उसको सीखो। सीख के फिर रेस्टोरेंट खोलो। तुम्हें एक दिन भी स्ट्रगल नहीं, क्योंकि 10,000 घंटे निकल गए आपके, और अगले 6 महीने में स्टेब्लिश हो जाओगे, साल में हो जाओगे, आपको जेकर जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आपने सीधा बोला मैं रेस्टोरेंट लगा लूं, इन्वेस्टमेंट कर लूं, इंटीरियर करा लूं, तो पक्का ही पक्का 3 साल में भाड़े बिक जाएंगे। तो 10,000 घंटे आपको उस काम को सीखने में। जैसे मैंने जब गारमेंट एक्सपोर्ट बंद किया तो मेरी 55 की उम्र थी, तो मैं कहा अभी वेल्थ मैनेजमेंट करूंगा। तो मैं 2 साल पढ़ने गया इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 55 की एज पे? हाँ, मैं कहा वीकेंड का कॉलेज था वो, तो मैं कहा फ्राइडे शाम को, सैटरडे शाम को, संडे फुल डे। तो पहले दिन गया तो बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर। मैं कहा भैया मुन्ना भाई का सीन हो गया, तो मैं सर नहीं हूँ, तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो पढ़ाई करी। अब वो तो बुक नॉलेज तो पूरा हो गया, अभी भी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, मेरे पास क्लाइंट नहीं थे। तो मैं कहा वहाँ से एक बच्चा पढ़ रहा था, वो सिटी बैंक वगैरह का उसको तजुर्बा था, क्लाइंट भी थे। मैं कहा भैया पैसा मैं लगाता हूँ, तो आ जा। उसको एज ए पार्टनर ले लिया, को फाउंडर। तो मैं एक दिन भी स्ट्रगल, 6 महीने बिजनेस प्रॉफिटेबल। और कहाँ से किया सर आपने, मतलब इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बजाज कैपिटल का एक इंस्टीट्यूट है कनॉट प्लेस में, वहाँ से मैंने सीएफपी किया। सीएफपी पास तो नहीं किया, क्योंकि लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस किया और डिप्लोमा टाइप था, पर अगर मैं एग्जाम देता तो उसमें मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाता। पर मेरा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में कोई ऐसा था नहीं, मुझे नौकरी वोकरी तो करनी नहीं थी सीएफपी की, ना मुझे बहुत खुद प्रैक्टिस करनी थी। मेरे कांटेक्ट थे, नेटवर्क था। मैं कहा मेरा पार्टनर सीएफपी है, काफ़ी है, उसको भेज दो कांटेक्ट में, भाई इससे मिल लो, इससे जाके चेक ले आओ, इससे ये कर लो। हो जाता था काम दोनों का मिला के। मेरे कांटेक्ट थे, उसके बाद नॉलेज थी और क्लाइंट थे। सो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ मिटिगेटिंग योर रिस्क। कोई भी बिजनेस करोगे उसकी मास्टरी करो पहले। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। मुझे ना एक शार्क टैंक की कहानी भी ध्यान है। रिमझिम है, लिटिल बॉक्स की जो फाउंडर हैं, उनसे मुलाकात भी हुई थी हमारे कुछ टाइम पहले। तो एग्जैक्टली उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने कहीं जॉब किया था लगातार, और उनकी कंपनी अभी बेंचमार्क सेट कर चुकी है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक बार भी उन्होंने लॉस नाम का वर्ड कभी सुना ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उससे पहले 7 8 10 साल उस पर पूरा इन्वेस्ट किया था। तो आपकी बात से मैं 100% एग्री कर पा रहा हूँ, कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ कि अगर आप किसी और के पैसे पे सीख लो और उतने बेटर वे में सीख लो, तो फिर आप जब अपना खुद का धंधा शुरू करते हो तो वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है। वो जे कर्व वाली बात है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने 20 साल नौकरी की लुफ्तांसा में। उसके बाद जब वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम आई, वो लेके जो 40-50 लाख रुपया मिला, उससे अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू की। तो उनके बाद 1400 क्लाइंट की ऑलरेडी लिस्ट थी। वो कहते सुरेश मैंने पहले साल में इतना कमाया जितना 20 साल में सैलरी ली, प्लस जो मुझे पीएफ और ये वो मिला के 40-50 लाख मिला, 1 साल में कमा लिया। तो आप समझते हो कि जो तजुर्बा वो वहां से लेके आ रहा है, तो एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप जो भी कुछ शुरू कर रहे हो, आज स्टार्टअप हैं वो शुरू करते हैं, वो ये बात नहीं मानते, वो ऐसा तजुर्बा लेके नहीं शुरू करते, लेकिन उनके पास वीसी का पैसा होता है जलाने के लिए। तो वो 3 साल जितना भी जल जाता है, उसमें सीख लेते हैं, फिर चल जाता है काम, पैसे की पावर से। जलता है पैसा, नुकसान करते ही बहुत। और आप देखेंगे कि स्टार्टअप अगर आप गिनेंगे जो सक्सेसफुल है, उंगलियों पे गिन सकते हो। एग्री, बिल्कुल। इतने भी आईपीओ नहीं आए होंगे जी, ये हाथ से जितने जो आईपीओ पे, ज्यादातर वो कंपनियां खरीदी गई या बंद हो गई। टोटली अभी तो इन्वेस्टर भी कहते हैं कि हम 10 में इन्वेस्ट करते हैं, 8 में पैसा डूबता है, 2 चलते हैं। रिसेंटली सर इतना बड़ा जो एडटेक कंपनी डूबी है, हाँ, जितना बड़ा हिट दिया है उसने, लोगों को लगता है खाली उसको नुकसान, उसकी वजह से कितने टीचर्स की जॉब गई, कितना बड़ा सेटबैक लगा स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। तो खाली उसका फेलियर नहीं था, वो सबका फेलियर हो गया वो। सर
हम अगर मैं इस ईरा की बात करूं, क्योंकि आप तो खुद इंस्टाग्राम पे इतने फेमस हैं, लेकिन आजकल ना बड़े कुछ वर्ड्स बड़े फेमस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। और अक्सर ये कमेंट आता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं या बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो मैनिफेस्टेशन में जैसे वर्ड यूज ही नहीं करते ना, वो करते हैं। तो मैंने कहा आज सामने बैठे मैं पूछ ही लेता हूँ, आप लोग करते हो मैनिफेस्टेशन वगैरह? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि देखो हर चीज शुरू होती है थॉट से। अब आप देख रहे हो मेरी एनर्जी, हम्म। मैं 3 दिन स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूँ। अभी मैंने फ्राइडे को 12 लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट किए, 27 रील शूट किए, 5 ऐड शूट किए, 8 घंटा लगातार स्टूडियो में बैठ के। उसके अलावा आप समझते हो कि वो कंटेंट बनाने में मुझे कितना टाइम, मेरे पास कंटेंट राइटर नहीं, खुद बनाता हूँ, उसमें कितना टाइम लगा होगा। तो सब चीज़ एक थॉट से शुरू होती है। भाई मेरे में थॉट आया कि मुझे बनना है यूट्यूबर, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, थॉट से शुरू हुआ ना। अब थॉट पे शुरू हुआ तो मैनिफेस्टेशन और सारा कुछ उसके बारे में बात करते रहना करते रहना करते रहना। तो मेरी ज़िंदगी में वैसे लोग आते रहे, सब कुछ होता गया, अपना स्टूडियो बना, इक्विपमेंट आई, दूसरे यूट्यूबर से सीखा, फिर कुछ फेलियर आए। वो जर्नी चलते हुए 2-3 साल में हो गया सब कुछ। ऐसे ही आपको बताता हूँ कि अभी मैंने अपना डिस्प्ले बोर्ड बनाया हुआ है, 3 गोल उसके ऊपर लिखे हुए हैं। वो मेरे बेडरूम में लगा सामने, वो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, और वो मेरी जेब में भी है, अभी दिखाऊंगा आपको। पहला गोल है, और मुझे जवानी याद है कि पहला गोल है कि तजुर्बा की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ होगी 5 साल में। दूसरा गोल है मेरे पर्सनल एसेट्स $1 बिलियन, $100 मिलियन पैसिव इनकम। तीसरा विजन लिखा हुआ है कि मुझे 100 साल जीना है अच्छी सेहत के साथ। राइट। अब ये जैसे एक प्रेग्नेंट औरत के, लेडी के सामने बच्चे की फोटो लगा देते हैं हम्म। कि भाई बच्चा हेल्दी हो, खूबसूरत हो, पुराने जमाने से, दादियां से जमाने से लग रहा है, विच इज ट्रू ऑल्सो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल। तो जब हम अपने गोल को इतना शिद्दत से हर जगह लिखते हैं, ये आप पढ़ के बताएंगे जरा क्या लिखा, देखिए परसों भी पढ़ा है। 2029 goals, तजुर्बा वैल्यूएशन 5 लाख करोड़, $1 billion assets, $100 million passive income, live 100 years with a perfect health। सर, अब जब से पूरे शिद्दत वाह। के साथ, पूरे सोच में, वर्ड्स में, थॉट्स में, हर जगह यही है। तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैठा था उनके हेड के साथ, तो उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ आई यार, 35-40 हजार लोगों से मैं मिला, एसएमई तो आईपीओ के नाम से घबराते हैं, टैक्स भरते नहीं है, बैलेंस शीट ठीक है नहीं है, लिमिटेड कंपनी करने से डरते हैं, कहते हैं हम प्रोप्राइटर रहेंगे। तो 12-13 साल के स्ट्रगल में 14 साल में मैं 400 आईपीओ ला पाया। ऐसे ही मन में बात है, मैंने कहा सर मैं 500 आईपीओ अकेला दूंगा आपको। अब 500 आईपीओ वहां से, 500 आईपीओ। हाँ 500 आईपीओ तजुर्बा की तरफ से आएंगे, जिसमें एक हमारा तजुर्बा का भी होगा। तो वहां से, अच्छा जब कोई हंसता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा ये तो भाई कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझे आज। पहला बेंचमार्क मिल गया, मिल पहले गया कि पहले भाई से। आदमी हंस रहा है कि 500। सर पहला चैलेंज क्लियर हो गया कि हाँ, हाँ, कि ये हंस रहा है तो माना मेरा गोल कुछ बड़ा है और सही बड़ा है। है। अब लग गया। अब आप देखेंगे कि 250 लोग ऑलरेडी मेरे नीचे मेंटरिंग ले रहे हैं आईपीओ को लेके। द एंटायर स्ट्रेटजी, पीआर, एसईओ, एड, सब कुछ उसके ऊपर चल रहा है। महीने में एक बार हम इवेंट कर रहे हैं, आप आइएगा, मैं बुलाऊंगा। 100-150 एसएमई पूरे इंडिया से आते हैं कि हमें आईपीओ करना है, समझना है। चाहे उसमें 90% एलिजिबल नहीं है, वही है कि 70 करोड़ का टर्नओवर और 70 लाख टैक्स दे रहे हैं। तो मैं कहा पहले 2-3 साल भैया टैक्स वैक्स दे लो अपना, फिर आना। ठीक है, वैसे निकल रहे हैं लोग, तो आ रहे हैं उसमें, छट छट के अच्छे अच्छे लोग तो जुड़ते जा रहे हैं ना। एस्पिरेशन तो बढ़ रही है लोगों तो की। 500 तो आराम से हो जाएगा 5 साल में, ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि एक अथॉरिटी क्रिएट हो रही है कि एसएमई आईपीओ करना है, सुरेश पंचरवानी के पास जाओ। आप गूगल करेंगे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर। अब यहाँ तक कि SME2IPO.com और SMEIPO.com भी हमारे पास है। क्या बात सो है। वो कीवर्ड पे ही कोई सर्च करेगा तो हमने आना है। तो कितने 6.5 करोड़ एमएसएमई है देश में, 500 लोग, क्या बड़ी बात। तो इतना बड़ा गोल कितना छोटा हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन काम कर रही है उसके ऊपर। मतलब कहीं ना विजन सेट हो जाता है जब आप कहीं लिख लेते हो, उसको क्लैरिटी मिल जाती है। और अभी जितना भी, क्योंकि मैं सर काउंसलिंग में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोगों को लगता है ये कई फैंसी वर्ड्स हैं, काम भी करते हैं क्या। मैं तो अब तो लाइव एग्जांपल देख लिया मैंने, तो आप तो जेब में रख के चल रहे हो।
अरे जेब में थोड़ा, दिल में, दिमाग में, बातों में, सब जगह है, बोर्ड में भी लगा रखा है, मानना बेडरूम पड़ेगा। में। और दूसरा एक मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कहीं गलत फहमी मत रहे ना कि अफर्मेशन करके और ये लिखने से काम हो जाएगा। पागलों जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी शिद्दत से उस पर एक्शन लेने पड़ेंगे, मैसिव एक्शन। बड़े बड़े फेलियर फेस करने, बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो, एंड आपको रास्ता मिलता जाएगा। जैसे अपोलो गया था ना पहली बार, पहला अपोलो जो गया था चांद पे, हाँ हाँ, तो ट्रैक किया गया कि 97% टाइम ऑफ ट्रैक था, तब भी चांद पे पहुंच गया। 7 टाइम्स। 97% ऑफ द टाइम अपोलो वाज ऑफ ट्रैक, जो उसका रास्ता तय था, उस रास्ते से वो अलग था। तो आप जब चलेंगे तो टर्बुलेंसेस आती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, उससे नेविगेट करके, जैसे पायलट आपको टर्बुलेंस से बचाते हुए इधर से निकल के, ऊपर से निकल के, इधर से निकल के डेस्टिनेशन पहुंचा देता, तो यू विल हैव योर टर्बुलेंसेस। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके या मैनिफेस्टेशन को लेके इस गलत फहमी में है कि मैं रोज अफर्मेशन कर लूंगा, आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा, भाई जिंदगी भर करता रहे, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत उसके ऊपर पागलों जैसी शिद्दत से करनी पड़ेगी, दिन रात सोचना पड़ेगा उसी के बारे में, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, फेल होना पड़ेगा, फेल कोर्स करेक्शन, फेल कोर्स करेक्शन, फेल कोर्स करेक्शन, डेस्टिनेशन। खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। ना जी, ना, कुछ और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, यू स्टार्ट विद दैट। बस उसके बाद उसमें एक्शन अलाइन होते जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी, लोग भी आपके रास्ते में आएंगे, वो सब नेचर अपना काम करेगी, बट यू हैव टू बी रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आप तो बिस्तर में सो के अफर्मेशन कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तो निकल गई। सर वापस चलेंगे हम आपके 1995 वाली जर्नी में, क्योंकि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी उसी से कनेक्टेड है। क्योंकि अभी आपने बोला कि फेलियर ना आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। भी आप उस टाइम पे किस माइंडसेट पे थे जब आपने डिसीजन लिए, आपका ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप अब आप फ्लैशबैक लेते होंगे, अब आपके पास बेटर ऑब्जर्विंग पावर है, तब मैंने क्या गलती की होगी, और उस गलती से हम क्या सीख सकते हैं कि हम लोग वो गलती ना करें। पहला एरोगेंस मैंने बता दिया, बिल्कुल घमंड सर। आ गया था कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, हम्म, क्योंकि दुनिया अपनी मुट्ठी में थी। हम्म, दूसरी चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता नहीं होना, हाँ, ये। और अब भी मैंने पिछले दिनों एक कैश फ्लो के ऊपर सेशन किया था, और 50-50, 100-100 करोड़ टर्नओवर वाले लोग हॉल में बैठे थे। 5% लोगों को भी कैश फ्लो सब्जेक्ट पता ही नहीं था क्या। सब सीए पे डिपेंडेंट, अपनी टर्नओवर पे डिपेंडेंट। सीए ने बता दिया जी आपका प्रॉफिट ये है तो ये है, नहीं तो उनको वो भी नहीं पता, सिर्फ काम करते रहते हैं। कैश फ्लो नाम की चीज का उनको सी भी नहीं पता। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, पहला लेसन, और ये कोई कॉलेज स्कूल सिखाता नहीं यार, नहीं कहीं भी नहीं सिखाता, सिखाता नहीं सिखाता। कि आपको प्रॉफिट बहुत है, सेल्स बढ़ रही है, दुगनी हो गई जी, लेकिन फिर भी आपका धंधा बंद हो गया। फिर आपने पिछले साल से सेल्स दुगनी कर ली, प्रॉफिट दुगना, धंधा बंद हो गया, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है ना, पैसा फंसा हुआ मार्केट पे, उधारी ज्यादा दे दी आपने, डेट इन्वेंट्री हो गई। तो बुक्स तो दिखा रही है आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई, या 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गई, प्रॉफिट 1 करोड़ से 2 करोड़, लेकिन कैश नहीं है ना। तो ये कैश फ्लो ही नहीं कोई सिखाता, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं देखा। लोगों को तो बाजा बज जाता है जब ये सेशन अटेंड करते हैं कि यार हमने तो कहीं सीखा ही नहीं कि कैश फ्लो, अपनी बैलेंस शीट को ही नहीं देखा आपने उठा के, आज पता लग रहा है कि हमें ये देखना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सीखनी है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीखनी है, कि आप और बिजनेस अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि बिजनेस का पैसा उठा के खर्च करे जा रहे हो, पर्सनल। यू हैव टू हैव दैट हाइजीन, अपनी सैलरी लेनी है, अपना बजट घर का भी और कंपनी का भी बनाना है। तो दूसरी चीज ये, तीसरा कस्टमर, अपने कस्टमर को, जो अच्छा कस्टमर है ना, कस्टमर इज ऑलवेज गॉड, आई डोंट बिलीव इन दैट। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आई डोंट बिलीव इन दैट। द राइट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वाह। जो सही कस्टमर हो वही राइट है। जो कस्टमर आपको हेडेक दे रहा है, सिरदर्दी कर रहा है, ना आपके काम की तारीफ कर रहा है, ना पैसे टाइम पे दे रहा है, ना प्राइस दे रहा है, आप जान लगा दो उसके लिए और आपकी जिंदगी नरक करके बैठो, वो कैसा कस्टमर होगा? तो एक जोधपुर से एक दोस्त से एक स्टोरी सुनाई थी, कल सुना दूं। प्लीज प्लीज सर। बोला केले वाला था, बहुत बढ़िया बढ़िया केले बेचता था, बड़े हाई क्वालिटी, तो लोग उसको पैसे भी अच्छे देते थे, यार इसके केले अच्छे हैं, जो मांग रहा है दे दो। और रीजनेबल था, लेकिन औरों से थोड़ा ऊपर था। तो कई ग्राहक ऐसे मिलते हैं ना, डिफेक्ट निकालते हैं कि आपके काम में ये कमी है, रेट गिराने के लिए, अक्सर मिलते हैं ऐसे लोग। तो एक आया, देख रहा है यार तेरे केले अच्छे नहीं, यहाँ दाग लगा, वहाँ दाग लगा, वहाँ दाग लगा है, कैसे दिए? कहता तेरे को बेचने ही नहीं,
क्या क्यों ही क्या, केले मेरे, दुकान मेरी, किसको बेचूंगा, मेरी मर्जी, तेरे को नहीं बेचूंगा। तो पेनफुल कस्टमर भाई जिंदगी में मत रखना, वो जिंदगी नरक कर देगा आपका, नींद हराम कर देगा। क्योंकि हमें चाहिए आसपास वैसे लोग जो आपको अप्रिशिएट करें, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, आपकी प्राइस वाजिब है, उसके बाद आपको और क्या चाहिए कि बंदा आपको पेमेंट टाइम पर दे और आपके काम का दो शब्द बोल दे, यार तेरा काम अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि यार वाकई इस आदमी से काम करने में मजा आ रहा है। एंड योर कस्टमर शुड बी योर फ्रेंड। देन B2B की बात कर रहा हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इन अपने व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट स्ट्रिक्टली बिजनेस। ये तजुर्बे की बात है बहुत। व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट स्ट्रिक्टली बिजनेस, व्हेन इट्स बिजनेस मेक इट फ्रेंडशिप। मतलब जहाँ दोस्ती हो वहाँ या तो धंधा करो मत, करो तो बढ़िया टॉप वकील से एग्रीमेंट लिखा लेना, हर टर्म कंडीशन उसके अंदर, छोटी से छोटी बात, झगड़े से लेके, सेपरेशन से लेके, डेथ से लेके, क्या होगा सिचुएशन में सारा लिख लो, और उसके बाद धंधा करना। और रात को मन में लड़ाई लेके मत जाना, वहीं बोर्ड रूम में झगड़ा करके सिर फोड़ लेना, लेकिन अपनी बात खत्म करना। और अगर कस्टमर है तो उससे ऐसी दोस्ती कर लो, ऐसी दोस्ती कर लो, पिक्चर उसके साथ देखो, पिकनिक करो, गोल्फ खेलो, उसके साथ खाना खाओ, उससे बढ़िया दोस्ती कर लो। फिर वो कंपटीटर की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा, तुम्हारी गलतियां भी माफ कर देगा, रेट भी ज्यादा दे देगा। वाह सर, एक ना मतलब आपने बातों बातों में ना $1 million एक वैलिडेशन दे दिया जो मुझे कुछ टाइम पहले और भी मिला है। बहुत मिलेंगे अभी, हाँ। आपके व्यूअर्स को भी मिलेंगे, आपको भी हाँ मिलेंगे। सर, जरूरी भी है एक्चुअली कि बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, हमें लगता है भी अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, नो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सेट नहीं हो जाएगी, आप किसी के लिए काम करने लग जाओगे, दैट्स इट, उतना ही है। और उससे होगा कुछ नहीं। या तो फिर आप मिड लाइफ क्राइसिस के शिकार हो जाओगे, या डिप्रेशन के हो जाओगे, या फिर आपको लगेगा उसकी लाइफ बेटर है, कहीं ना कहीं उस पीयर प्रेशर में जाओगे जाओगे। सैलरी तो अफीम है ना, आदत लग गई तो लग आप गई ड्रग लग। एडिक्ट हो गए। तो अभी क्या हुआ सर, मैं अभी दुर्वेश जी के घर पे बैठे होते हम, तो वहाँ पे चित्रेश जी आए हुए थे। तो मेरा बेटा भी आया हुआ था, तो मेरा 14.5 का बेटा, 14.5 साल का है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे नहीं बोली, उसको बोली, क्या इनके कहने पे ज़्यादा महंगे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग अटेंड कर, जहाँ वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग्स मिलती हैं, इंडिया में बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ जाके अटेंड कर, वहाँ पैसा खर्च कर अपने बाप का, और फिर लाइफ सेट है अपने आप। बहुत सही बोला, और मैं इस चीज़ को लेके $1 million एडवाइस है। हाँ, और आज आपने भी उसको वैलिडेट कर दिया, क्योंकि जब बिजनेस कोचिंग की बात होती है, मुझे आपका ही एक पार्टिसिपेंट मिले थे, बात चल रही थी कोई, कि MBA स्कूल से सीखने से अच्छा है कि सुरेश से सीख लो, बिजनेस कोचिंग सीखनी है तो वहाँ कुछ नहीं सिखाया जाएगा, बिजनेस धंधा शुरू करना है तो आपसे सीख लो। तो वह मैं तब इस चीज़ से अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ, कि ये और चीज़ें मैं तो दुनिया के बेस्ट स्कूल में गया हूँ, स्कूल ऑफ लाइफ, बहुत पैसे खर्च करे हैं, अच्छे खासे सर, करोड़ों रुपया, 22-25 करोड़ रुपए का नुकसान करके सीखा है अच्छे सब। खासे खर्च किए सर आपने तो। और मैंने सुना भी था, आप और नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, वो तो एक ही बेंच पे, एक ही टाइम पे आप लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हाँ, था। क्या, तो मतलब आपने तो बहुत कुछ सीखा है मेरे हिसाब से, तो इससे बढ़िया क्या कोचिंग हो सकती है। 100% एग्री सर, 100% एग्री। सर, हम ना काउंसलिंग में हैं, तो हम लोग नॉर्मली बताते हैं कि आपके पोटेंशियल क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। बताने के बाद ऑब्वियसली उसने करना खुद को होता है, उसने अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना है, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना है। तो वो जब किसी बिजनेस कोच के पास जाता है तो क्या सीखता है उससे, मतलब क्या आप क्या सिखाते हैं, क्या है भी, वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं? फिर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या क्या सिखाते हैं, होता क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में तो समझ। क्या है कि हमारी लाइन में ना कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रोसेस सिखाते हैं कि अपने बिजनेस को सिस्टमाइज कैसे करो, एक पर्टिकुलर निश के ऊपर है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ मार्केटिंग सिखाते हैं कि लीड्स कैसे लाओ, और कुछ लोग हैं जो सेल्स सिखाते हैं कि सेल्स कन्वर्जन कैसे करो। सब अपनी अपनी जगह एक्सपर्ट है, सालों का तजुर्बा है, लेकिन बहुत लोगों ने ना खुद का बिजनेस नहीं कर रखा। अच्छा। अच्छे कोच हैं, दे आर गुड कोचेस, अच्छा सिखाते हैं, डिलीवरी भी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन खुद नहीं करा हुआ है, वो नहीं है दुनिया, बहुत कम लोग होंगे, थोड़े से होंगे जिन्होंने इतना बड़ा काम करा हो। तो जब हमारे पास लोग आते हैं ना, तो हमने सब किया हुआ है, 300 रुपए की नौकरी से उसके पहले की जिंदगी, धक्के खा के पेड़ों के नीचे पड़े, पब्लिक टॉयलेट्स में गए, बसों के धक्के खाए, पुलिस के डंडे खाए। तो ये सब चीज़ों से जब हम निकले और जब अपना बिजनेस किया और उस बिजनेस को स्केल किया, IPO तक ले गए, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया,
देश विदेश में ऑफिस खोले, जिनकी अंग्रेजी से डर लगता था उनको नौकरी पे रखा। ये एक तजुर्बा। फिर उसके बाद मार खाने का तजुर्बा, ये तो है ही नहीं कहीं कि इतनी बड़ी। मैं आज सामने से आदमी बोलता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं उसको बता देता हूँ कि तू मरेगा या नहीं मरेगा, क्या गलती करने वाला है। तो फायदा तो कराना ही कराना है। बिजनेस तो बढ़ ही जाते हैं, 90-90 दिन में मेरे यहाँ लोगों के बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उनको मैं नुकसान से बचा सकता हूँ ये कहीं नहीं। आई सेव देम। और वो किसी भी बात के लिए मेरे को फोन कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। मैं बैठ के बाप बेटे का फैसला कराता हूँ, हस्बैंड वाइफ का फैसला कराता हूँ जो धंधे में साथ में है। तो वो सारी चीजें आई डोंट थिंक किसी के पास होगी। पर एक बात मैं यहाँ बोल दूं कि जिनके घर में तजुर्बेकार फादर है, और अगर फादर पॉजिटिव है और प्रोग्रेसिव है, मेरी तरह मॉडर्न है। मैं तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, मेरे तो बच्चे भी उतने नहीं है जितने मेरे इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। तो जितना मैं सोशल मीडिया एक्टिव हूँ, टेक्नोलॉजी को समझता हूँ, उतने मेरी उम्र के लोग कम है। हाँ, मैं सुन पर रहा था पीछे। फिर भी जो तजुर्बा है ना, अगर जिनके घर में पेरेंट्स हैं और वो उस तरह के पेरेंट नहीं है कि आपको हमेशा बेवकूफ़ कहते हैं, आपको गधा कहते हैं, हर बात की आपको कहते हैं गलत कर रहे हो, उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लेना। वो आपके घर में एक तजुर्बा ऐसा बैठा है जो समझ लो भगवान की गिफ्ट है आपको। तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए, और अगर फादर प्रोग्रेसिव नहीं भी हैं, जो उनसे मिलता है अच्छा आपको सूट करता है वो तो ले लो, तजुर्बा तो है ही ना वहाँ, वो तो ले लो, बाकी चीजें मत लेना जो तुमको क्रिटिसाइज करते। करो अपने मन की, लेकिन जो उनसे तजुर्बा ले सकते हो। उनकी कई चीजों में ही आप बचपन से बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे मेरे पिताजी की आदत थी कि सुबह सारी घड़ियों को चाबी देते थे। सारी घड़ियों को। हाँ, उन दोनों चाबी वाली घड़ी होती थी, हाँ। और हर चीज की एक जगह थी। तो मैंने आदत पिकअप कर ली कि चाबियों की ये जगह है, चश्मे की ये जगह है, पर्स की ये जगह है, पासपोर्ट की ये जगह है। तो हमारी लाइफ में जीरो स्ट्रगल है इस बात को लेकर। अब ये मेरा फोन पड़ा है, गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी में एक चार्जर पड़ा है, मेरे ब्रीफकेस में एक पावर बैंक पड़ा हुआ है। सो आई एम नेवर रन आउट ऑफ बैटरी। आप सोचिए आज के ज़माने में मोबाइल की बैटरी चली गई, वो आदमी तो अपंग हो गया। ना उसकी फैमिली पहुंच सकती, ना कस्टमर पहुंच सकता है, ना वो किसी को फ़ोन कर सकता है। कोई इमरजेंसी हो जाए, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें उनसे सीखी मैंने, बगैर सिखाए हुए। जो वो करते थे उसी को फॉलो कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें आप पेरेंट्स से सीख लेते हैं, अच्छी बात है। मतलब ये खाली बिजनेस कोचिंग नहीं है, हाँ, इट्स नॉट बिजनेस कोचिंग ओनली, इट्स अ लाइफ कोचिंग। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बिजनेस बड़ा करना है ना, मुझे फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बात, क्योंकि मैं मैम से भी मिला था, मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई कोई सेक्रीफाइस तो चल बड़ी रहा मस्ती करते हैं हम यार बिजनेस में। हाँ, तो है। आपके बिजनेस साथ थी अभी आज शायद सुबह एक इवेंट पे से तो आ रहे हैं आप फैमिली सुबह में। एक कंपनी का ओकेआर करके आ रहा हूँ, नोएडा में थी, रियल एस्टेट मेरे क्लाइंट हैं। ओके। तो उनके OKR, ये थोड़ा सा वर्ड बताएंगे सर? ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट एक गोल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको यूज़ करके गूगल ने 99 में शुरू किया था, और आज 1,40,000 एम्प्लॉई ओकेआर सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, हर बड़ी कंपनी दुनिया की ये प्रैक्टिस करती है। तो 2018 से 20 में मैं एक स्टार्टअप को कोच कर रहा था। उसके सीईओ ने कहा, सर आपको ओकेआर आता है? ये क्या होता है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? तो बोला मुझे ओकेआर कोच चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो मैंने सारे अपने सर्किल में कोचेस से पूछ लिया, गूगल कर लिया, कोई ओकेआर कोच ही ना मिले। मैं कहा तो ब्लू ओशन मिल गया। तो मैं फटाफट उसको स्टडी करके किताबें लिख डाली, सर्टिफिकेशन ले डाली कि छोटे, अच्छा एक दो थे भी तो बड़ी कंपनियों के लिए ही करते थे। मैं कहा ये छोटे एसएमईज और एमएसएमईज का क्या होगा बेचारों का? तो उनको मैं कराया तो उनके तो रॉकेट लग गए धंधों में, 90-90 दिन में कहाँ के कहाँ पहुंचे चले जा रहे लोग। तो ये 90 डेज के गोल सेटिंग है basically। 90 डेज की गोल सेटिंग है। हाँ, पहले तो सर मैं ये ना ऑडियंस को भी क्लियर कर दूं, आप कहते हैं मैनिफेस्टेशन से क्या होता है, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन से आप OKR तक पहुंचे होगे। आपने तो मैनिफेस्ट कर लिया मुझे इतने डॉलर करना है, या इतना काम करना है, या इतने पैसिव इनकम चाहिए, इतना मुझे अपना एसेट्स चाहिए, व्यवस्था ऊपर वाले ने करके दे दी अब आपको देखो ऐसा। उसने नाम लिया। अब मैं अगर ना रिसर्च करता, ना सर्टिफिकेशन लेता, ना एग्जैक्टली। किताब लिखता, तो वो ओकेआर निकल गया था साइड में से कहीं। बट वो मेरी निश बन गया। आज गूगल करो फादर ऑफ ओकेआर इन इंडिया, टॉप पे नाम आ जाएगा आपको। क्या बात है। अब आते हैं वापस OKR पे। तो इट्स 90 डेज गोल सेटिंग। देखिए आप कोई जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं ना, इनका जेएफएम होता है, जनवरी फरवरी मार्च। इसमें ये सारे साल की टर्नओवर करते हैं। इनको कोई
होश नहीं रहती फैमिली की, रिश्तेदारी की, पार्टी की। वो कहते जेएफएम है जी, जेएफएम है, टारगेट अचीव करने हैं। ओके यार, पूरा साल जेएफएम है, तो आप 12 हफ्ते, 12 महीने का साल नहीं, 12 हफ्ते का साल जीते हो। तो 1 जनवरी आपका पहला न्यू ईयर हुआ, दूसरा न्यू ईयर 1 अप्रैल हुआ, तीसरा 1 जुलाई हुआ, फिर 1 अक्टूबर हुआ। आपको 90 दिन क्यों? क्योंकि साल में टाइम बहुत पड़ा है। एक बार मुझे शौक चढ़ा ही जिम जाऊंगा, तो मैं बढ़िया अपना नाइकी के जूते शूते खरीदे, पूरा टी शर्ट निक्कर विक्कर कैप वैप खरीदी और स्टाइल से पहुंच गया 2 तारीख को। भाई एक भी मशीन खाली नहीं। मैं मैनेजर का, ये कैसे भैया, मशीन तो खाली है नहीं, एक्सरसाइज कैसे करूं? कहा सर बस 10 तारीख के बाद आना, सब खाली मिले, और 10 के बाद आधा जिम खाली। तो सबसे बड़ी कमाई जिम वालों की पहले हफ्ते में होती है। हर आदमी लिखता है न्यू ईयर जिम जाऊंगा, पैसे भर के आता है, 2 बार जाता है, फिर साल पड़ा है ना, अभी बर्थडे आ रहा है यार, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है, ये कर ले, उसके बाद चले जाए। तो 90 डेज थोड़ा पीरियड शॉर्ट, और गोल की साइकोलॉजी ये है कि जब टाइम शॉर्ट रहता है तो अच्छी होती है। जैसे क्रिकेट फुटबॉल में आखिरी 20 मिनट में दनादन दनादन छक्के चौके विकेट सब कुछ हो जाता है, गोल लग जाते हैं। तो ये जब टाइम कम होता है तो उसका थोड़ा प्रेशर रहता है। तो आपका जेएफएम पूरा साल चलेगा, फिर आप इसको वीकली ट्रैक करते हो। साल के गोल को डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर, देन डिवाइड इनटू वीक्स, 12 वीक्स। आप हर हफ्ते मीटिंग कर रहे हो, सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, इनको ये समझ में आ जाता है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब अगर सेल्स वाला सेल्स नहीं लाएगा तो फाइनेंस वाला पेमेंट कहाँ से करेगा? ना सैलरी दे पाएगा, ना वेंडर्स को दे पाएगा, कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। अब सेल्स वाले को परफॉर्म करने के लिए मार्केटिंग से लीड चाहिए, मार्केटिंग को काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्वालिटी वाले को क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी ठीक से, एचआर वाले को हायरिंग अच्छी करनी पड़ेगी और ऑन बोर्डिंग और रिटेंशन करनी पड़ेगी कि टीम टिके, सीए को फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब अलाइन होती है ना, तो वन टीम वन ड्रीम बनता है। वन टीम वन ड्रीम। हाँ, वहाँ से मैजिक होना शुरू होता है, क्योंकि अलाइनमेंट की प्रॉब्लम दुनिया में 93%, सिर्फ 7% कंपनियों में स्टाफ इज अलाइंड। वो अलाइन ही नहीं है। कंपनी का गोल अलग है, इनका गोल अलग है, एंड में यही होता है, गर्दनें कटती हैं, इसको निकालो उसको निकालो, इस डिपार्टमेंट ने गोल नहीं अचीव किया, इसको फायर करो उसको फायर करो। फिर जब अलाइन हो जाते हैं सारे, और हर हफ्ते बैठ के वीकली अपने गोल को मेजर कर रहे हैं, वैसे ही पीटर ड्रकर ने कहा व्हाट गेट्स मेजर गेट्स डन। तो जब मेजर करने लग जाते हैं तो जादू होने लग जाता है, सिंपल इतना ही करने से। वो इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि आज जिस कंपनी का मैंने किया 10 करोड़ का टर्नओवर किया उन्होंने, कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, उन्होंने मेरे पीछे से गोल बना के रखा था 30 करोड़ करेंगे। मैं अच्छा 30 आप लोगों ने सोच रखा है ना, अब 50 करोड़ में कौन कौन मेरे साथ है? तो पहले एक का हाथ उठा, फिर दूसरे का उठा, फिर तीसरे का उठा, सारे कैसे उनको एकदम पॉसिबिलिटी लगने लग गई 50। मैं कहा आइडिया बताओ 50 के लिए। सर इतनी टीम चाहिए होगी, इतना फाइनेंस चाहिए होगा, इतनी मार्केटिंग चाहिए होगी। मिनटों में आइडिया निकला है। हमें तो लगने लग गया है कि 2025 में हम 50 कर लेंगे। अब सोचिए कंपनी 10 से 50 करोड़, अदरवाइज ओकेआर के बगैर नहीं सोच रही थी, उनकी बहुत सोच थी 3 गुना, पर वो 5 गुना कर रहे हैं। अब 50 सोचा है, 40 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, क्या बुरा है? 30 सोच के तो 20 30 क्योंकि तो नहीं मैं होता। एक चीज की गारंटी लेता हूं, जो भी आदमी ये सुन रहा है, अगर छोटा सोचोगे बड़ा कभी नहीं होगा, गारंटीड। बड़ा सोचोगे बड़ा हो ना हो, कहते सितारों की तमन्ना करोगे चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो बड़ा सोचोगे, हो सकता है बड़ा ना हो, लेकिन पहले से बेहतर हो जाएगा। 100% एग्री सर। हाँ, सर ये ओकेआर सोलोप्रेन्योर्स पे या फिर जो एस्पायरिंग जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी काम करता है या खाली कंपनीज के लिए काम करता है ओकेआर? आपकी हेल्थ, अच्छा। मैंने लॉकडाउन में 20 किलो वजन 90 दिन में कम किया था, उसके बाद वापस गेन किया, क्योंकि वो लॉकडाउन की एक सिचुएशन अलग थी, पार्टियां थी नहीं, बाहर का खाना था नहीं, तो जल्दी से हो गया, लेकिन 90 दिन में हो गया था। ओके। तो अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है वापस से उसको, हालांकि मैं पीक से अभी भी 10 किलो कम हूँ, 10 किलो ही गेन हुआ, लेकिन 10 तो 10 नीचे 10 हूँ। 10 नीचे हो, हाँ, बिल्कुल ठीक 10 है। तो नीचे और 10 और कम कर लूंगा, क्योंकि वो मेथड पता है। अब उसको और कंट्रोल करते 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 वापस पहुंच जाऊंगा जहां पे भी था। तो आपकी हेल्थ गोल हो गए, आपके इंडिविजुअल गोल हो गए। अगर आप सोलोप्रेन्योर हो तो आप ही मार्केटिंग हो, आप ही सेल्स हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही एचआर हो, गोल बनाओ,
एचआर की जगह अपना नाम लिखो, मार्केटिंग की जगह अपना लिखो, सेल्स का जैसे जैसे काम बढ़ता जाए हायर करते जाओ, अपना नाम हटाओ, उनका लिखते जाओ। ओके यार, चलते रहना चाहिए। क्या बात है सर। जो रेजुलेशन वाली बात बता रहे थे, उसमें रिसर्च भी पढ़ रहा था कि 3% तो सब 31 के रात सोते हैं और 1 तारीख को सुबह उठते हैं, तब तक भूल चुके होते हैं। 7% पहले हफ्ते में, और लगभग 82% पहले, मतलब जनवरी एंड तक सब गायब हो चुका होता है। जी। सर, एक ना हमारे ऑडियंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जितने भी तरह के यहाँ पे सक्सेसफुल माइंडसेट आते हैं, मैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ। जब आप बात करते हो कि विजन होना चाहिए, आप ये आपने बोला भी, अगर विजन बड़ा नहीं है तो हम बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। और ना पता हो सर विजन कैसे कैसे लाएं, दिमाग में नहीं पता कि क्या करना है, तो फिर क्या क्या हेल्प करते हो आप, हमारे कैसे? पास आ जाओ। हम बना देंगे विजन बड़ा सा, सारा माइंडसेट बदल के रख देंगे। फिर गो भी टू ए मेंटर ना, और क्या। उसके अलावा भी और अपने पास देखिए, आप यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट। हम जो भी हैं आज अपनी एनवायरनमेंट की देन। मैं 1971 में दिल्ली आया था, यूपी से, लखनऊ से, और मुझे पंजाबी का एक वर्ड समझ नहीं आता। कोई अगर ये कहता था ना कित्थों आए हो, मुझे ये भी नहीं समझ आता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना जी, बस यही। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बगैर किसी से सीखे मैं पंजाबी थिएटर में फ्लुएंट पंजाबी स्टेज पे बोल रहा था। आप थिएटर भी करते थे? हाँ, मैं एक्टर था पहले भाई। तो लग नहीं रहा आपको कैमरा के सामने जैसे मैं बोल रहा हूँ? ये यही तो तो वो आगे खुजली अब मेरी इसी जैसे पॉडकास्ट पे, स्टेज पे, ट्रेनिंग करते हुए वो सारे अरे गजब। जो एक और इच्छा थी वो पूरी हो रही है। आई वाज अ थिएटर आर्टिस्ट। 2 साल पहले पंजाबी सीख ली? 2 साल में पंजाबी फ्लुएंट हो गई। तो आपको अगर जिंदगी में कुछ करना हो भाई, अपनी एनवायरनमेंट बदल। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ उठो बैठो। अगर आपकी जिंदगी में 6 नालायक हैं और उनके साथ उठते हो तो 7वें आप हो गए, और अगर 6 सक्सेसफुल है तो 7वें आप हो गए। तो मेक श्योर कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, हेल्थ चाहिए तो हेल्थ कॉन्शियस के बीच में रहो। सिगरेट छोड़नी है तो सिगरेट पीने वालों के साथ रहोगे, कभी ना छोड़ पाओगे। उनके साथ रहो जो सिगरेट के धुएं से भी नफरत। तो जो आपको जिंदगी में बनना है वैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर लो, बन जाओ। तो फिर सर पंजाबी च गल करिए। हाँ, कर सकते हो। वाह जी वाह। हाँ, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी गल करांगे, फिर क्यों नहीं करो, करांगे। पंजाबी च गल करो, पर आपके ऑडियंस ਨੂੰ समझ आनी वो चाहिए। आपे समझ लूंगी फिर। फिर थिएटर क्यों छड्डिया सर? ਆ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬੜੇ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁਲ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੋਨ ਤੁਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, 4 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕੋਈ 1800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਬਣ ਸੀ ਬੌਬੀ ਸੋਪ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੋ ਬੌਬੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਣ, ਸੇਲਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੜਾ ਯੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਬਣ 555 ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿੰਧੀ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਡਾ ਬਾਣੂ। ਸਿੰਧੀ में वडा बाणू मतलब बड़ा आदमी। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੋਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਡ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 5000 ਰੁਪਏ। ਖਰਚਾ ਹੀ ਸਾਰਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਗੂਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਟੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ मैं अपना ही शुरू कर। क्या बात है, वाह जी वाह। लेकिन बॉलीवुड ने एक बहुत बढ़िया एक्टर को नहीं मिस नहीं, कर अभी दिया। बुलाएगा बॉलीवुड पक्का, ये सब वो भी देखते हैं कई लोग, काफी बॉलीवुड वाले मुझे फॉलो करने लगे हैं। तो आहा, एक दिन क्या कोई ना बात कोई है। रोल ऑफर आने वाली है, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कि किस दिन आएगी। ठीक है सर, मैं मतलब आपके साथ पहले फोटो करवा लूंगा बाद में आप फोन ना उठाओ फिर। सर लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे पता है टाइम का लिमिटेशन है, क्योंकि वो आप एक्टिंग लाइन में जा रहे थे तो हम उसी स्टाइल में ही बात करेंगे। अब आप अपनी पिक्चर के हीरो हो सर, और अपनी पिक्चर के हीरो को आज मौका मिल रहा है, भगवान ने सुपर पावर दे दी है कि जा अपनी लाइफ के अंदर एक इंसिडेंट को जो तेरे को लगता है कि ठीक करा। तो सुरेश जी वो कौन सा वाला इवेंट अपनी लाइफ का ठीक करेंगे कि जो ये लगता है कि यार मेरी लाइफ और बेटर हो जाती है अगर मैं ये इवेंट ठीक कर लूँ तो? सक्सेस के टाइम पे विजडम भी तजुर्बा दे दो यार, ताकि वो फेलियर से गुजरना नहीं पड़े। बड़ा पेनफुल होता है यार। आज तो मैं कैसे भी कहता हूँ वो हुआ, अच्छा हुआ जी, बड़ा उससे सबक मिला, तजुर्बा मिला, सीखने को मिला, लेकिन होता बड़ा पेन। तो वो विजडम भगवान सबको दे कि एक बार सक्सेस के बाद फेलियर देखना नहीं पड़े, जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए। और वो विजडम ये है कि एक आप अपने साथ मेंटोर लेके चलो, मेंटोर हो तो फिर फेलियर नहीं देखना फेलियर नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डेफिनेटली नहीं देखना पड़ेगा। तो आपका लास्ट हमारी ऑडियंस को कोई एक इनपुट कि ये तो हमारी ऑडियंस है लगभग सर 30 से 35 साल वाल के आसपास, जो भी बहुत कुछ लाइफ में उससे छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी जो आसपास की ऑडियंस है, क्या फाइनली आप इन्हें देंगे कि यार ये तो कर ही लेना, बाकी सब तो ठीक है, चलती रहेगी लाइफ तो? देखो, एक आपने बताया कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस लेकिन बताते हो जी सर। थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो आज अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उसको अच्छी तरह कैपिटलाइज करके, होता क्या है कि अक्सर आप टाइम वेस्ट करते हैं अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जैसे एक जमीन है 100 एकड़ है, 40 एकड़ उपजाऊ है, 60 एकड़ बंजर है। तो बंजर पे आप काम करते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप उस 40 पे पूरा स्ट्रेंथ लगा के, सारे रिसोर्सेज लगा के, आप 10 गुना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। लाइफ में जो आप काम कर रहे हो लोगों के लिए, कि जब उनको स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता लगती हैं, तो वीकनेसेस को साइड करो, दूसरा अपने वाइफ का या अपने पार्टनर का, बच्चों का करा लो, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपकी कमियां हैं वो पूरी कर देंगे। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके, जैसे मैंने जब ये किया था, मुझे पता लगा कम्युनिकेशन मेरी स्किल है। मैं उसके पहले स्पीकर नहीं था, आज मुझे 5 लाख रुपए एक घंटे के मिलते बोलने के, 5 लाख रुपीज एन आवर। क्या बात है। तो किताबें लिख डाली, कितना कंटेंट बना रहा हूँ आपने देखा है। कंटेंट तो आपका तो ये कम्युनिकेशन की, और मुझे नहीं मालूम था ये कि मेरे अंदर ये ताकत है। तो आप लोग जो कर रहे हो वो एक काम कर रहे हो कि आप उनकी ताकत बता रहे हो तुम्हारी क्या है। उस ताकत को इस्तेमाल करके ना डबल डाउन ऑन इट, 10 गुना तरक्की करते चले जाओ, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। उनको आइडेंटिफाई करके रोज लिख के रखो, देखो, और उसको चमकाओ और चमकाओ और चमकाओ और चमकाओ। फिर देखोगे आप कितना एक्सपोनेंशियल लाइफ में ग्रो कर जाते हो। आप पीछे मुड़ के देखोगे, हैरानी लगेगी कि आपने इतने सस्ते में एक टेस्ट कराया था और गाइडेंस ली थी इनसे। फिर आप इनके पास जाओगे और इनको एक मोटी सी अच्छी सी फीस दे देना भाई कि आपने मेरा भला कर दिया। थैंक यू सो मच सर, ये मतलब $1,000,000 एडवाइस दिए सर ने, और मैं यहाँ बैठा हूँ उस वे से भी बता सकता हूँ जिनका ऑरा है वो मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत मैग्नेटिव है। जितना सीखना चाहें हम उतना, मुझे लगता है उतना ही कम है, जितना सर से आज समय मिला है उसके लिए सर थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और ये आज हमें ना कई सारी तरह से हमें बेनिफिट मिला है। ये देखो सर, आपकी एज हुई है तो आपने बुजुर्गों वाली हमें एडवाइस दी, जो कि हर घर में बुजुर्ग होना चाहिए। और दूसरा, आप कंटेंट बना रहे हो तो यानी कि हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। आपका मैंने अभी वो विजन बोर्ड पढ़ लिया, तो अगले 100 सालों तक तो हमारे साथ आप हो, तो वो भी चिंता खत्म हो गई कि आप हम लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाले, वो टेंशन खत्म हो गई। बिजनेस कोच आप हो, तो बिजनेस की जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम पैसा गवा के सीखते हैं और जब तक हमारे पास कुछ बचता ही नहीं फिर। जो आपने आज बहुत बढ़िया लर्निंग दी है उसके लिए सो सो नाइस ऑफ यू, मच ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
और मेरी दुआ रहेगी कि आपका काम बहुत बढ़े, बहुत सारे लोग आपके सुनर का फ़ायदा उठाएं टेक्नोलॉजी का, और आपका चैनल भी जल्दी मिलियंस पार करे, चैनल भी और बिजनेस के लिए अब हम बिजनेस आपके भी हाई रहे हैं आपका सर। बढ़े, क्योंकि व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू ऊपर से सर। दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है। नहीं, अब आपके साथ कोचिंग लेंगे ना सर हम, हमें भी तो फिर आईपीओ की तरफ जाना है। डेफिनेटली, बिल्कुल मोस्ट आएंगे।